आपने सीखा था बचपन में कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस क्या होती है, लायबिलिटीज होती हैं। और हमने बोला कि एसेट्स को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, नॉन करंट एसेट्स की कैटेगरी में बांटते हैं और करंट एसेट्स की कैटेगरी में बांटते हैं। इसी तरह से लायबिलिटीज, जो टोटल लायबिलिटीज है एक्सटर्नल वाली, उनको नॉन करंट लायबिलिटीज की कैटेगरी में डाला और करंट लायबिलिटीज की कैटेगरी में डाला। इनको हम डेट भी बोलते हैं, डेट। नॉन करंट लायबिलिटी डेट भी होती है। ये जो लायबिलिटीज हैं, इन्हें टोटल लायबिलिटीज ब्रैकेट में एक्सटर्नल भी बोला जाता है। इसको इसको बोला था मैंने आपसे, शेयर होल्डर्स फंड भी बोला जाता है। इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इक्विटी जोड़ो, प्रेफरेंस जोड़ो, रिजर्व सरप्लस जोड़ो, फिनिश। इतना ही जोड़ेंगे, आपके सिलेबस के हिसाब से काफी कुछ है। लेकिन जब आप नोट्स को स्क्रॉल करेंगे ना, तब आपको दिखेगा कि काफी कुछ चीजें हैं जो अभी देखेंगे, थोड़ी देर में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इनफैक्ट बिफोर आई डिस्कस फर्दर एनीथिंग अबाउट इट, तो एक बार देख लेते हैं कि शेयर होल्डर फंड कैलकुलेट कैसे होता है। तो अपने अपने नोट्स एक बार खोलिए, जो मैंने आपको ऑनलाइन भेजे थे। मैंने प्रिंट जानबूझ के भी नहीं दिया है इसका, क्योंकि थोड़ा सा मॉडिफिकेशन का स्कोप मुझे दिख रहा है, विच आई विल। हाँ, ये जो है अभी थोड़े से रिवाइज है, कुछ और रिवीजन होना बाकी है इसमें। चलिए देखें जरा। नोट्स नोट्स खोल लीजिए फटाफट से और पहुंचिए नोट्स का पेज नंबर पेज नंबर 5 पे पहुंचिएगा। नोट्स के पेज नंबर 5। ओपन अप पेज नंबर 5। दिख रहा है किसी को पेज नंबर 5? बोलिए, पेज नंबर 5 दिख रहा है किसी को? इक्विटी, शेयर होल्डर फंड, प्रोप्राइटर्स फंड, नेटवर्थ, ये सब शेयर होल्डर फंड के ही नाम है। देखा भाई किसी ने? हाँ ना, तो बोलो ऑनलाइन में। माहेश्वरी, यस बामरी, सर। बोलिए। ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, देखिए यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल को लेके चल रहे हैं, रिजर्व सरप्लस को लेके चल रहे हैं। देख पा रहे हैं आप लोग इक्विटी रिजर्व सरप्लस? मेरा स्क्रॉल चला गया ऊपर। हाँ, यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस लेके चल रहे हैं, आप देख रहे हैं आपके सामने। मनी रिसीव अगेंस्ट, देखिए जब आप सीनियर क्लासेस में जाते हैं जहाँ सिलेबस से कुछ डिलीट नहीं है, तो शेयर होल्डर फंड का इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला होता है। उसमें मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट भी जुड़ता है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट भी, डेफर्ड टैक्स प्लस होती है, डेफर्ड टैक्स एसेट्स माइनस होती है, फिक्टिशियस माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये जो लिखा है ना NA, इसका मतलब इसको आपके सिलेबस के हिसाब से नहीं कंसिडर करना है। क्या कंसिडर करना है भाई आपको? इक्विटी, रिजर्व सरप्लस, और नीचे प्रेफरेंस, और खत्म। या फिर या देखो ना, और करके फॉर्मूला लिखा है, इक्विटी जोड़ा, प्रेफरेंस जोड़ा, रिजर्व सरप्लस जोड़ा, आ गया आपके पास क्या? शेयर होल्डर फंड। या मैं बोलूं अगर कि इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व सरप्लस और फिक्टिशियस माइनस कर दें तो भी हट जाएगा। या मैं बोलूं इस तरफ देखिए आपके सामने, यहाँ देखिए, अगर इस तरफ सामने देखते हैं तो क्या दिख रहा है, देखिए। अगर मैं बोलूं टोटल एसेट्स में से अगर मैं क्या माइनस कर दूं, टोटल लायबिलिटीज एक्सटर्नल वाली माइनस कर दूं, तो भी क्या निकल कर आएगा मेरे पास? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड कैसे निकलेगा? टोटल एसेट्स में से मैं क्या माइनस कर दूं, टोटल लायबिलिटीज माइनस कर दूं, कौन सी वाली? एक्सटर्नल वाली। देन ऑल्सो आई विल गेट शेयर होल्डर फंड। ऐसे भी निकल सकता है। और आपको ये भी चीज मालूम है कि टोटल एसेट्स में से अगर मैं माइनस कर दूं क्या, करंट लायबिलिटीज, तो क्या निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। भाई कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे करते हैं? टोटल एसेट्स में से अगर मैं क्या माइनस कर दूं, सिर्फ करंट लायबिलिटीज माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या निकल आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग दैट थिंग। मतलब मैं बोलूं अगर कि कैपिटल एम्प्लॉयड है जो, वो किसके बराबर होता है? वो होता है टोटल एसेट्स में से माइनस कर दी जाए करंट लायबिलिटीज, वो उसके बराबर होता है। या फिर मैं बोलूं, एक दूसरा तरीका भी बोलूं मैं, और कि शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज जोड़ दूं, तो भी किसके बराबर होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड के बराबर होता है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है और आपके पास नॉन करंट लायबिलिटी भी गिवन है, तो आप क्या निकाल सकते हैं? शेयर होल्डर फंड आराम से निकाल सकते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है आपके पास, और आपके पास नॉन करंट लायबिलिटी है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में से नॉन करंट लायबिलिटी माइनस करिए, क्या निकल आएगा? शेयर होल्डर फंड निकल आएगा। ऐसा कर सकते हैं। अभी जो हम अभी इक्वेशंस आगे भी अकाउंटिंग रेशियोज करेंगे, उसको इस्तेमाल करते समय हमारे पास ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन हमारे पास अच्छे से यूज होगी। अब नीचे देख रहे हैं अभी, टोटल एसेट्स माइनस
टोटल डेट बोला। टोटल डेट किसको बोल रहे हैं हम लोग? लॉन्ग टर्म डेट की बात कर रहे हैं हम लोग, टोटल लायबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। टोटल डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट की बात कर रहे हैं। तो अगर टोटल एसेट्स में से, ये टोटल एसेट्स में से अगर हम टोटल डेट, टोटल सॉरी टोटल एसेट्स में से अगर टोटल डेट, डेट का मतलब अगर हम बोले सिर्फ, तो लॉन्ग टर्म डेट है, अगर टोटल बोले तो वो करंट नॉन करंट दोनों मिला के बन जाएगा। टोटल एसेट्स में से टोटल डेट माइनस करें तो भी हमारे पास शेयर होल्डर फंड निकल कर आता है। आपके सामने देखिए पेज नंबर 5 पे। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलते हैं वो भी देख लीजिए एक बार दोबारा से। सबसे लास्ट पेज पे चलिए अपने नोट्स के, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। सबसे लास्ट पेज पे चलिए। नहीं, सबसे लास्ट पेज पे शायद नहीं है ये। दिस इज ऑन विच पेज? हाँ ये रहा। पेज नंबर 10 पे चलिए, पेज नंबर 10 राइट हैंड साइड पे, सबसे नीचे पेज नंबर 10 पे। लड़ो मत भाई। पेज नंबर 10 देखिए क्या लिखा है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकल रहा है? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, आगे टोटल एसेट्स माइनस कर दी करंट लायबिलिटीज, क्या निकल आया? कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आया। देख पा रहे हैं पेज नंबर 10 राइट हैंड साइड पे? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। और अगर मैं बोलूँ तो कि नॉन टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स जोड़ दें, नॉन करंट इन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जोड़ दें, लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांस जोड़ दें, अदर नॉन करंट एसेट्स जोड़ दें, माइनस करंट, तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल अगर कर दूं, देखो नॉन करंट एसेट्स ये रही, दोबारा देखें जरा इसको, लोगों को ना इन्हें समझने में बड़ा दिक्कत होती है, बट बिल्कुल अकाउंटिंग क्वेश्चन बेस्ड है। भाई ये रही नॉन करंट एसेट्स, कौन सी वाली? दिस इज योर नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। और एक चीज ये उठा ली और एक ये वाली चीज उठा ली, तो क्या होगा बताइए? अगर इन तीनों को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी तो वर्किंग कैपिटल होती है। तो अगर नॉन करंट एसेट्स में वर्किंग कैपिटल जोड़ दूं तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। नॉन करंट एसेट्स, क्या बोले हम इधर, और नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल अगर कर दें हम लोग तो भी क्या निकल आएगा हमारा? कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। ये ध्यान रखना है आप लोगों ने, और बिल्कुल लॉजिकल है, सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग क्वेश्चन पर बेस्ड है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के कॉम्बिनेशन से हम इसको निकाल रहे हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जामिनर जब वाइवा लेने के लिए आते हैं आपके स्कूल में। टेल मी द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम एसेट साइड अप्रोच। टेल मी द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम लायबिलिटी साइड अप्रोच। ऐसा करके पूछते हैं वो। बिल्कुल सिंपल है, कितना आसान है। थोड़ा और आगे देखें जरा, और क्या तरीका हो सकता है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का? नीचे चलते हैं। लायबिलिटी साइड अप्रोच देख रहे हैं आप, शेयर होल्डर फंड निकाल लिया और उसमें क्या जोड़ दिया? नॉन करंट लायबिलिटीज जोड़ दिया। बाकी नॉन ट्रेड एसेट्स वगैरह माइनस करना वो आपकी सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो नीचे देखें बड़ा शॉर्ट फॉर्मूला आपके सामने, इक्विटी जोड़ दिया, प्रेफरेंस जोड़ दिया, रिजर्व सरप्लस जोड़ दिया, आगे शेयर होल्डर फंड, उसमें नॉन करंट लायबिलिटी जोड़ दी तो क्या निकल आया? कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आया। छुटमुट फॉर्मूला और दे रखे हैं आपके सामने। शेयर होल्डर फंड में नॉन करंट लायबिलिटी जोड़ दूं तो भी क्या निकल आएगा हमारे पास? कैपिटल एम्प्लॉयड। शेयर होल्डर फंड में मैं डेट जोड़ दूं तो भी क्या निकल आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। शेयर होल्डर फंड कैसे निकल सकता है? कैपिटल एम्प्लॉयड में अगर मैं नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं तो भी हमारा क्या निकल आएगा? शेयर होल्डर फंड कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये नॉन ट्रेड एसेट्स क्या होती है? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो सुने थे आप लोगों ने, नॉन ट्रेड एसेट्स क्या होते हैं जरा समझना। ये वो एसेट्स होती हैं, ये वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो बिजनेस में इन्वॉल्व तो होते हैं, लेकिन इनसे कोई रेवेन्यू जनरेशन नहीं होता है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, आपने एक प्लांट को खरीदने के लिए 50 करोड़ रुपए का एडवांस दे रखा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, है तो नॉन करंट एसेट्स। पर क्या वो मशीनरी आपके पास आ गई? नहीं आई, आपने तो सिर्फ एडवांस दिया ना, कैपिटल एडवांस बोलेंगे इसको। क्या ये कैपिटल एडवांस मेरे रेवेन्यू जनरेशन में कोई हेल्प कर रहा है? नहीं कर रहा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में तो हम उसी अमाउंट को रखते हैं ना जो बिजनेस में एक्चुअली लगा हुआ है, जिससे क्या वो रिटर्न आ रहे हैं। तो ये तो रिटर्न में इस्तेमाल नहीं होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते समय कैपिटल एडवांसेस हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, बिल्डिंग बन रही है, आपकी फैक्ट्री बन रही है, 3 फ्लोर की फैक्ट्री है आपकी। टॉप फ्लोर में पैकेजिंग होगी, ग्राउंड फ्लोर में मैन्युफैक्चरिंग होगी, और फर्स्ट फ्लोर में प्रोसेसिंग होगी। सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बना है, 200 करोड़ रुपया लग चुका है। कहाँ बोलूंगा उससे? क्या इससे में कोई रेगुलर रिटर्न निकल रहे हैं? नहीं निकल रहे ना। क्या कहलाएगा? ये भी आपका नॉन ट्रेड एसेट्स की कैटेगरी में चला जाता है। ऐसे ही इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, आप टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करवा रहे हैं अपने नाम पर 2000 करोड़ का, आपने 1500 करोड़ दे दिया, अभी 500 करोड़ देंगे तब जाके ट्रांस आपके पास क्या हो जाएगी? पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी आएगी एंड यू कैन एक्टिवली यूज दैट इन प्रोडक्शन एंड अदर एरियाज। वो भी क्या आपके लिए नॉन ट्रेड है।
ठीक है, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो आपको मालूम ही है, चाहे वो करंट हो चाहे नॉन करंट हो, इन तीनों को मिला के नॉन ट्रेड एसेट्स बनती है, जो कि 12th के सिलेबस के बाहर है, पर सीयूटी में ये इंक्लूड होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड एसेट्स का ही पार्ट होता है। कभी क्वेश्चन आ जाए सीयूटी में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन ट्रेड एसेट्स, पहला लिख दिया कैपिटल एडवांस, दूसरा लिख दिया कैपिटल वर्किंग, तीसरा इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, चौथा बोल दिया फिक्स एसेट्स खरीदना, फिक्स एसेट्स या परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। ठीक है, हाँ, खरीद ली तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड में जुड़ेगी, वो नॉन ट्रेड एसेट्स थोड़ी है, वो तो एडवांस दे दिया, वो है नॉन ट्रेड एसेट्स। मतलब वैसा पैसा जो एक्चुअली कहीं फंस गया है, किस सेंस में, हमने पैसा दे दिया तो हमारी बुक्स क्लोज हो गई, इसलिए ऐसा बोलते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए, अब जरा सीखें एक एक करके जो फॉर्मूले हैं। आप अपने नोट्स को भी देखेंगे एक एक करके। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीका सिखा रहा हूँ इन फॉर्मूलों को याद रखने का, और अपने दिमाग में उनकी एक मजबूत प्रिंट बनाने का। कैसे चलते हैं, एक एक करके चलते हैं। अभी तक हमने क्या किया था कि सिर्फ और सिर्फ करंट लायबिलिटी करंट एसेट्स का डिस्कशन किया था। अब हम लेके चलेंगे नॉन करंट लायबिलिटी नॉन करंट एसेट्स का डिस्कशन। देखिए, सबसे पहले रेशो में लेके चल रहा हूँ क्या, इस तरफ से हम हटा देते हैं यहाँ से। रेशो एक एक करके लिखता भी जाऊंगा दूसरी तरफ, और आप देखेंगे कितना लॉजिकल है, इन्हें याद रखना कितना आराम से। थोड़ा आपके बचपन की याद आएगी इसे देखकर। सर कैसे हैं आप, कब आना हुआ, कब आए थे? प्रेजेंट लिखते हो सब लोग? प्रेजेंट लिखा करो भाई। इधर देखिए, नंबर 1, डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो, भाई ये है डेट, एवरीबॉडी ओके, दिस इज डेट। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विटी बोलते हैं। पहला फॉर्मूला क्या बना, नंबर 1, डेट इक्विटी रेशो। क्या किया, डेट अपॉन में क्या कर दिया, इक्विटी कर दिया। कोई मुश्किल काम है? अकाउंटिंग क्वेश्चन तो चल रही है, डेट इक्विटी रेशो बना। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आता है प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो, ये फॉर्मूला किसके बराबर है, डेट अपॉन में इक्विटी के बराबर है। प्रोप्राइटरी रेशो के बारे में थोड़ा समझते हैं कि इस पूरे बिजनेस का असली मालिक कौन, ये लोग या ये लोग। ये जो बिजनेस है, टोटल एसेट्स हैं, उसका लेजिटिमेट ओनर कौन, असली ओनर कौन है, ये लोग, ये है असली ओनर। ये तो एक्सटर्नल है, आउटसाइडर है, लोन है, ये है असली मालिक। रिस्क कौन भरेगा, ये भरेगा। ये तो इंटरेस्ट लेके भाग जाएंगे, प्रिंसिपल लेके भाग जाएंगे, ये असली ओनर है। ठीक है, अब प्रोपराइटर कौन है बिजनेस का, इसीलिए क्या बोलते हैं, प्रोपराइटर, प्रोपराइटर्स फंड भी बोलते हैं इसको, बोलते हैं ना प्रोपराइटर। तो क्या बनेंगे, हम बोलेंगे प्रोपराइटर्स फंड अपॉन में क्या, टोटल एसेट्स, दैट इज सेकंड रेशो। क्या बनी दूसरी रेशो, प्रोपराइटर्स फंड, यानी कि शेयर होल्डर्स फंड अपॉन में क्या करेंगे, टोटल एसेट्स करेंगे। कुछ बच्चे बोलते हैं सर आपने तो कहा था कि हम करंट एसेट्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। अरे भाई, जब टोटल एसेट्स बोलूंगा तो करंट और नॉन करंट दोनों इंक्लूड होंगी ना। प्रोपराइटर फंड पता चल गया, पहला इक्वेशन तो यूज कर रहा हूँ, डेट अपॉन में इक्विटी, डेट इक्विटी रेशो, टोटल एसेट्स अपॉन में क्या, सॉरी प्रोपराइटर्स फंड अपॉन में टोटल एसेट्स, क्या निकल आया, प्रोपराइटरी रेशो। तीसरी रेशो, टोटल एसेट्स टू क्या, तीसरी रेशो क्या, टोटल एसेट्स टू क्या हो जाएगी बताइए, तीसरी रेशो, टोटल एसेट्स टू कौन सी रेशो है तीसरी, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। ये किसके बराबर है, सीधा सा फॉर्मूला है, टोटल एसेट्स अपॉन में डेट। डेट का मतलब क्या, लॉन्ग टर्म डेट। और देखिए, ऐसा करने से ध्यान आ रहा है आपको, वो डोरेमोन की मुंडी याद आ रही है, बस नीले रंग करना बाकी रह गया इसमें, है, रिकॉल कर सकते हैं इसको। हाँ हाँ, कौन सा, नीचे वाला क्या हो गया, क्या हो गया नीचे वाला, अरे भैया लॉन्ग टर्म, हाँ हाँ, नहीं सुनो, अभी क्या कर रहे हैं, जब हम सिर्फ डेट बोल रहे हैं तो लॉन्ग टर्म डेट बोल रहे हैं, टोटल डेट बोलूंगा तब होगा वो मिला के। टोटल डेट कहाँ बोला है नीचे, टोटल एसेट्स टू डेट बोला है ना। हाँ, लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं ना अभी तो। नो- भाई ये नॉन करंट लायबिलिटी है, बताया तो आपको, है ना, बन गया। ठीक है,
इतना आराम से एक अकाउंटिंग इक्वेशन से हमने 3 फॉर्मूले सीख लिए। ठीक है, जरा अपने नोट्स की तरफ नजर डालिए। अगला फॉर्मूला बताइए क्या आपके सामने है? ऑनलाइन इज दैट ओके? तो Yeah. सबसे सबसे पहला फॉर्मूला हमारे सामने जो आया, डेट इक्विटी रेशियो आया। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आया कौन सा वाला? अगर आप देखिए, इनको पढ़ेंगे एक बार डिटेल में अभी। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास आया प्रोप्राइटरी रेशियो, बी आ गया। सी में हमारा टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो आ गया। चौथा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब जरा समझते हैं ये, इसका यहां से क्या लेना देना होता है। नंबर 4, मुझे बताइए, बिजनेस की सबसे बड़ी जो चिंता होती है, परेशानी होती है, वो ये होती है कि क्या हम अपने लॉन्ग टर्म लोन के प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को पे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और मुझे बताइए, ये जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होता है या शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट होता है, ये कहाँ से पे करते हैं आप? प्लांट मशीनरी बेच के पे करते हैं या प्रॉफिट में से पे करते हैं? प्रॉफिट में से पे करते हैं। और क्या उस प्रॉफिट में से पे करते हैं जो आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर टैक्स, आफ्टर डिविडेंड है, या बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर टैक्स और बिफोर डिविडेंड है? बिफोर। बेटा, इंटरेस्ट तो चार्ज होता है ना, पहले चार्ज माइनस होगा तब तो अप्रोप्रिएशन होंगे ना। तो जो डिविडेंड बनाएंगे, रिजर्व बनाएंगे, ये तो क्या अप्रोप्रिएशन है। पहले आपको क्या माइनस करना पड़ेगा? प्रॉफिट से चार्जेस। यानी कि आपको उस प्रॉफिट को लेके चलना है जो बिफोर इंटरेस्ट है, बिफोर टैक्स है और बिफोर डिविडेंड है। उसको लेके चलना है आपको। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब एक बात समझना, बिफोर इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली बिफोर टैक्स और बिफोर डिविडेंड भी होगा, क्योंकि पहले इंटरेस्ट माइनस होता है, फिर टैक्स माइनस होता है, फिर डिविडेंड माइनस होता है। क्लियर? तो अगर बिफोर इंटरेस्ट है तो इसका मतलब क्या है? बिफोर टैक्स और बिफोर डिविडेंड ऑलरेडी है। अगर बिफोर टैक्स है तो इसका मतलब बिफोर इंटरेस्ट और बिफोर टैक्स है, लेकिन अभी बिफोर डिविडेंड नहीं है। और अगर बिफोर डिविडेंड है तो मतलब क्या है? मतलब क्या है कि आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर टैक्स, बट क्या है, ये अभी डिविडेंड बचा हुआ है। मैं अभी एक टर्म अभी दिखाऊंगा जब मैं इनके फॉर्मूले को डिटेल में लेकर चलूंगा। तो हमने फॉर्मूला लिखा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ऑब्वियस मीनिंग है बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड भी लेके चलिए आप, डिवाइडेड बाय। अब मैं इसको डिवाइड किससे करूंगा? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग से करूंगा या इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग से करूंगा? बताइए। हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की बात कर रहे हैं ना। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग होगा या इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग होगा? इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग तो डे टू डे का एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो तो क्या लेके चलेंगे? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लेके चलेंगे। तो देखा आप लोगों ने, ये जो फोर्थ फॉर्मूला है, ये भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से एसोसिएट है। क्योंकि हमने क्या लिया? इंटरेस्ट ऑन दीज लेके चले, इंटरेस्ट ऑन दैट लेके नहीं चले हम लोग। 4 फॉर्मूले आपके सामने आ गए। 5वें फॉर्मूले पे नजर डालते हैं। बताइए व्हाट इज द फिफ्थ फॉर्मूला? आइए जरा देखते हैं। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। अगला फॉर्मूला क्या हमारे पास है? ई फॉर्मूला, ई फॉर एलिफेंट, नंबर 5। अगला फॉर्मूला हमारे पास है डेट टू कैपिटल क्या? एम्प्लॉयड। अगला फॉर्मूला हमारे पास है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैसे निकाल रहे हैं इसको? डेट अपॉन में क्या कर रहे हैं हम लोग? कैपिटल एम्प्लॉयड कर रहे हैं। जरा यहां देखिए, ये रहा डेट, ये है डेट। सब देखिए यहाँ पर ये डेट है और कैपिटल एम्प्लॉयड इन दोनों का टोटल है। इसका कंपैरिजन कैपिटल एम्प्लॉयड से हम कर रहे हैं। 5 रेशो हैं आपके पास लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, जो आपकी टिप्स पर है। और देखिए, एक और याद करने का तरीका, अगर डेट पहले लिखा है तो डेट न्यूमरेटर में है, प्रोपराइटर फंड है तो प्रोपराइटर फंड न्यूमरेटर में है, टोटल एसेट्स है तो टोटल एसेट्स न्यूमरेटर में है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, ये हमने कौन सी रेशियो लेके चले थे वाले? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। उसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन मान सकते हैं, लेकिन डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड तो डेट ऊपर है और कैपिटल एम्प्लॉयड डिनोमिनेटर में। 5 रेशो अगर आप नहीं भी देखेंगे बोर्ड की तरफ, और 2 रेशियो सॉल्वेंसी वाली शॉर्ट टर्म की, वो करंट रेशियो किसके बराबर थी? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज की। करंट एसेट्स में 3 चीजों का ध्यान रखना था, लूज टू स्टोर स्पेयर नहीं लेके चलने थे, डेटर में से प्रोविजन माइनस करने थे, फिक्टिशियस एसेट्स एक्सक्लूड करनी थी। क्विक एसेट्स को लेते समय किस चीज का ध्यान रखना था? पूरी इन्वेंट्री हटा दो, पूरा प्रिपेयर्ड हटा दो, और नीचे करंट लायबिलिटी। 2 रेशियो खत्म। तीसरी, डेट अपॉन में इक्विटी, डेट इक्विटी, प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन में टोटल एसेट्स, प्रोप्राइटर्स फंड प्लस अपॉन में डेट, डोरेमोन याद आ जाएगा 3 रेशियो पे। और चौथी रेशो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। 5वीं रेशो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड,
डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, बिंगो, 5 रेशो आपकी क्या हो गई, याद हो गई। भाई जैसे शेयर होल्डर फंड लायबिलिटी एसेट्स दोनों साइड से कैलकुलेट हो सकता है, वैसे कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों साइड से कैलकुलेट हो सकता है। हाँ सेम फॉर्मूला है। आप चाहो तो टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, या आप इसको और इसको टोटल करके वैसा कर लो। जब कैपिटल एम्प्लॉयड बोलेगा निकलेगा आंसर सेम ही, क्योंकि तो अकाउंटिंग इक्वेशन पर बेस्ड है। तो आपने देखा आपकी जो सॉल्वेंसी रेशियोज हैं वो किस पर बेस्ड हैं, प्योरली अकाउंटिंग इक्वेशन पर बेस्ड हैं सारी की सारी। बस इससे काम चलता है। अब हम क्या करते हैं, एक एक रेशियो को डिटेल में लेते हैं, उसके कंपोनेंट को पढ़ते हैं, आइडियल रेशियो क्या होती है, किन किन कंपोनेंट को लिया जाता है, किसको नहीं लिया जाता है। चलिए जरा नोट्स की तरफ चलते हैं, फिर से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करेंगे वन बाय वन। पहुंच जाइए आप लोग, पेज नंबर कौन सा वाला, पेज नंबर 5 पे। डेट इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन में इक्विटी लिखा हुआ है। दिस इक्विटी इज ऑल्सो कॉल्ड शेयर होल्डर फंड और प्रोप्राइटर्स फंड और नेटवर्थ। तभी आपको बोलते हैं ना नेटवर्थ, डेट इक्विटी रेशियो बोला है ना। डेट टू नेटवर्थ रेशियो अगर बोल दें तो उसका मतलब डेट टू इक्विटी की बात कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा लॉन्ग टर्म डेट में क्या क्या इंक्लूड होता है जरा समझ लीजिए। इसके अंदर इंक्लूड होता है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, लॉन्ग टर्म लोन्स वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, डिबेंचर बॉन्ड टर्म लोन्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक पब्लिक डिपॉजिट, mortgage loan, other loan advances, long term provisions and other long term liabilities, जैसे प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। लॉन्ग टर्म के लिए अगर डिबेंचर आपके 5 साल के हैं तो उनका प्रीमियम भी तो 5 साल के लिए कंसिडर होगा। ये सब किसके अंदर कवर होते हैं, लॉन्ग टर्म डेट के अंदर कवर होते हैं। और इक्विटी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो तो थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, उस पर डिस्कशन हम लोग नहीं लेके चल रहे हैं। ठीक है। नॉन ट्रेड असेट्स क्या होता है वो पहले भी डिस्कस कर लिया था मैंने, दोबारा डिस्कस कर रखा है। शेयर होल्डर फंड को निकालने के कई सारे फॉर्मूले, कुछ भी नहीं है, जोड़ तोड़ करके निकाला हुआ है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। फिक्स्ड एसेट्स की बात आई थी थोड़ी देर पहले, ये क्या होते हैं, शेयर इशू एक्सपेंसेस है, कमीशन ब्रोकरेज ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स है, अंडरराइटिंग कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सब आपकी फिक्स्ड एसेट्स होती है। दे आर बेसिकली अनरिटर्न ऑफ लॉसेस जो कि राइट ऑफ नहीं हुए और बैलेंस शीट की असेट साइड में दिखते हैं। अगर वो 1 साल में राइट ऑफ होने वाले हो तो अदर करंट असेट्स में दिखेंगे, और अगर 1 साल के बियॉन्ड जाने वाले होंगे तो कहाँ दिखेंगे, अदर नॉन करंट असेट्स में दिखेंगे। दूसरी रेशो आपके पास आई प्रोप्राइटरी रेशो, देख रहे हैं आप यहाँ पर। अच्छा डेट इक्विटी रेशो के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, पेज नंबर 4 पे चलेंगे जरा। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि दिस रेशो एक्सप्रेसेस रिलेशनशिप बिटवीन टोटल लायबिलिटीज एंड ये बिटवीन टोटल लायबिलिटी में हमें क्या स्पेसिफिकली लेके चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म बोरोड फंड लेके चल रहे हैं। ब्रैकेट में लिखा है कहीं टोटल लायबिलिटी का मतलब करंट लायबिलिटी भी समझ लें आप, ब्रैकेट में लेके चलें। एंड ओनर्स इक्विटी यानी शेयर होल्डर फंड है। लो डेट इक्विटी रेशो रिफ्लेक्ट्स मोर सिक्योरिटी। डेट इक्विटी रेशो जितनी कम होगी ऑब्वियस सी बात है कि न्यूमरेटर कम होगा ना। न्यूमरेटर अगर कम है यानी कि डेट कम है, और जितने डेट कम होते हैं उतनी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन साउंड मानी जाती है। लेकिन डेट जीरो होना कोई बहुत अच्छी और बहुत हेल्दी सिचुएशन नहीं है। जैसे दूसरे बैच में बोला था जोमेटो की, जब बैलेंस शीट देख रहा था तो उसमें उसको डेट जीरो दिखा। जोमेटो ने तो क्या कर रखा है, बाहर वालों से इन्वेस्ट ही करा रखा है पूरा का पूरा पैसा। आप देख रहे हैं दे आर बर्निंग हार्ड एंड मनी ऑफ इन्वेस्टर्स। जोमेटो, स्विगी, हर डिश पे वो 60% ऑफ दे रहे होते हैं। कैसे दे रहे होते हैं भाई, इन्वेस्टर का पैसा बंद कर रहे हैं वो लोग। कैसे बंद कर देना, हड्डियां ठिठुर रही हैं बुढ़ापे में मेरी। हाउएवर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ओनर्स ग्रेटर यूज ऑफ डेट, याद है किसी ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा होगा, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के बारे में पढ़ा होगा। यूज ऑफ फिक्स कॉस्ट सोर्स ऑफ डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी इन ऑर्डर टू इंक्रीज अर्निंग पर शेयर, वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहलाता है। अगर डेट इस्तेमाल करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर में बिजनेस के तो आपको क्या होगा, आपका अर्निंग पर शेयर बढ़ा हुआ आएगा, वो फायदा होता है। वो आपने शायद बिजनेस स्टडीज में जब पढ़ा होगा तब ध्यान दिया होगा उस चीज पे। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। If debt component of the long-term funds employed is small, outsiders will fail. More secure security point of view से capital structure with less debt and more equity is considered favorable. तो जितनी डेट इक्विटी रेशो आपकी कम होगी उतनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन साउंड मानी जाएगी और इन्वेस्टर सिक्योर माने जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर इंसॉल्वेंसी का खतरा नहीं मंडराएगा। हो गया, उबासी वासी ले लिया, थोड़ा ध्यान दे लें। सही, क्या डाउट है कुछ।
बोलिए। पानी दे दो भाई उनको। तुम्हारे पास रेड बुल है, दे दीजिए उसको, रेड बुल दीजिए, गुड पिएगा वो, ताजगी आएगी। ये यूएस में किसी ने रेड बुल पी, उसके पंख ही नहीं निकले, उसने ठोक दिया मुकदमा कंपनी के ऊपर। हाँ, इट वाज अ रियल केस। तब से इन्होंने वो पंख वंख लगा, तब से इन्होंने या के भैंसा बनाना शुरू कर दिया उसके आगे। वरना वो रेड बुल बनता था पहले, और एड में भी दिखाते थे डेवलप विंग्स। पता नहीं, सू तो ना करे वो, लेकिन समझ रहा है पानी पी के जो होता है वो हो जाएगा फिर। प्रोप्राइटरी रेशियो पे आ जाते हैं, तो काम पे ध्यान दो, फालतू के जोक पे कान खड़े हो जाते हैं सबके। अगली रेशियो प्रोप्राइटरी रेशियो, टू एसेट्स रेशियो भी बोलते हैं, रेशियो टू नेटवर्थ भी बोलते हैं, रेशियो ऑफ नेटवर्थ टू टोटल एसेट्स भी बोलते हैं, ये स्टॉक होल्डर्स इक्विटी रेशियो भी बोलते हैं। सबके नाम दे रखे हैं, ये एनसीईआरटी के अंदर है सारे के सारे नाम। सीयूटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोप्राइटरी रेशियो। चार नाम दे देंगे, आपको नाम ही नहीं पता होंगे, क्या पता लगाओगे आप? नोट्स खोल के देख लो पापी। प्रोप्राइटरी रेशियो को बिल्कुल नीचे पिंक पिंक में लिखे हुए हैं, देखो जरा। नहीं दिखे? अरे चार पांच लेके आया करो यार, लोगों को अच्छा लगेगा। दिस इज टू बैड। लाया करो चार पांच, औरों की नींद खुलेगी। ठीक, अच्छा, बहुत अच्छा। शाबाश। चाहिए, गाड़ी में पड़े हैं भाई की। आगे बढ़ते हैं। ये रेशियो शो करता है एक्सटेंट टू विच द शेयर होल्डर ओन्स द बिजनेस। भाई प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब है कि आपका मालिक। अच्छा, अगर प्रोप्राइटरी रेशियो ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? आप बिजनेस को ज्यादा ओन करते हैं, आपकी शेयर होल्डिंग ज्यादा अच्छी है। प्रोप्राइटरी रेशियो कम है तो मतलब क्या हुआ? भाई टोटल एसेट्स में अगर शेयर होल्डर फंड का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है तो बिजनेस आपके सेफ हैंड में, मतलब आप मालिक हैं उसके। और अगर टोटल एसेट्स को कंट्रीब्यूट करने में आउटसाइडर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है तो मतलब आप अपनी ओनरशिप डाइल्यूट कर रहे हैं, सीधी सी बात है। तो क्या कहलाएगा ये? रेशियो शोज, दिस रेशियो हाईलाइट्स द जनरल फाइनेंसिंग पोजीशन, दिस शोज द एक्सटेंट टू विच शेयर होल्डर ओन्स द बिजनेस। ये इन्वेस्टर के लिए ज्यादा अच्छी होती है, because the presence of high percentage of shareholder fund indicates that relatively little danger of winding up। बिजनेस वाइंड अप कब होता है? जब आपके एक्सटर्नल डेट नहीं पे हो पाते हैं, ना प्रिंसिपल भर पा रहे हैं, ना ईएमआई भर पा रहे हैं, तब आप बर्बाद होते हैं, ना इंटरेस्ट भर पा रहे हैं। शेयर होल्डर को डिविडेंड ना देने से थोड़ी बिजनेस बर्बाद होता है। डिविडेंड तो कंडीशन ही वही होती है, प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं तो नहीं होगा। और प्रॉफिट है भी, नहीं भी देना चाहें, यू कैन कन्विंस योर शेयर होल्डर इन एनुअल जनरल मीटिंग, भी काम चल जाएगा। और आगे चलें जरा। दिस रेशियो इज नॉर्मली मोर देन 50% इंडिकेट साउंड बिजनेस। और दिस रेशियो इज कंसिडर अलोंग विद करंट रेशियो टू टेस्ट द क्रेडिट स्ट्रेंथनेस ऑफ द बिजनेस। अब जरा देखिए, करंट रेशियो से क्या होती है? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, इससे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, दोनों को मिला लेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिट वर्दी है। अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। हायर द रेशियो बेटर द ऑल कंसर्न। हाई रेशियो इंडिकेट मोर सेफ्टी टू द क्रेडिटर्स। अगर 50% से चली गई नीचे, अलार्मिंग है। इसका मतलब क्रेडिटर को नुकसान हो सकता है, क्योंकि बिजनेस के वांड अप होने के चांसेस बन जाते हैं। प्रोप्राइटर फंड कैसे निकलता है ये भी बताया। अगली रेशियो देखिए, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, ध्यान रखना। ये रेशियो डेट इक्विटी रेशियो का ही एक वेरिएशन है। भाई डेट इक्विटी रेशियो में क्या कर रहे हैं आप? डेट और इक्विटी का कंपैरिजन करके चल रहे हैं। और टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो में क्या लेके चल रहे हैं? टोटल एसेट्स का डेट से कंपैरिजन लेके चल, मतलब डेट का इक्विटी के साथ कंपैरिजन, और डेट का क्या, टोटल एसेट्स के साथ कंपैरिजन, उसी तरह का वेरिएशन है ये। ये रेशियो प्योर रेशियो की फॉर्म में शो करी जाती है, 2:1, 3:1, 5:1 ऐसे करके। हायर रेशियो इंप्लाइज दैट लोअर डेट है ऑर्गेनाइजेशन। भाई टोटल एसेट्स ज्यादा और डेट कम, तो मतलब आप बढ़िया पोजीशन में हो। आपने जो एसेट्स फाइनेंस करी हैं, अपने पैसों से फाइनेंस करी है, कर्जा लेके फाइनेंस नहीं करी है। बेटर सिचुएशन है ना वो। लो रेशियो रिप्रेजेंट रिस्की फाइनेंशियल पोजीशन। तो एक चीज का ध्यान रखना, जरा नीचे नोट्स में लिखा हुआ है, while calculating this ratio, loose tools, stores, spares will be included in current assets as non-trade and non-trade assets with pieces will not be included in total assets। टोटल एसेट्स की कैलकुलेशन में हम क्या एक्सक्लूड करते थे? वो जब हम करंट रेशियो की बात कर रहे थे तब कर रहे थे। जब हम टोटल एसेट्स नॉर्मल बिजनेस में लेके चलेंगे तो लूज टू सबको इंक्लूड करेंगे ना भाई। वो भी तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यूएबल पार्ट है। वो तो जब हम बेचने की बात करेंगे तब कहानी अलग है ना। बेचते समय नहीं, फाइनेंशियल पोजीशन में तो वो आपके पास इक्विपमेंट है, टूल्स हैं, जिनकी कीमत मान लो 5 लाख रुपया है।
आज तुम बेचोगे तो लोहे के भाव जाएगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में तो वैल्यू है उनकी, तो उनको इंक्लूड करते हैं। बी फॉर डफर है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिविडेंड इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट के बीच का रिलेशनशिप दिखाता है। Since interest is a charge on profit, net profit taken to calculate this ratio is before interest and tax. ये बोला आपको। अब जरा देखिए, आपके सामने एक डब्बा आया, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट का क्या मतलब है? कि सिर्फ इंटरेस्ट माइनस हुआ है, अभी टैक्स और डिविडेंड माइनस नहीं हुआ है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब क्या है? इट इज आफ्टर इंटरेस्ट एंड आफ्टर टैक्स। और नेट प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड का मतलब क्या है? इट इज आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डिविडेंड। ठीक है, तो मान लो आपके क्वेश्चन में दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड। पहले आपको डिविडेंड ऐड बैक करना पड़ेगा, फिर इंटरेस्ट ऐड बैक करना पड़ेगा, टैक्स करना पड़ेगा, फिर इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास क्या निकलेगा? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। अगर आपके क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो आप पहले आप टैक्स को जोड़ेंगे, फिर इंटरेस्ट को जोड़ेंगे, तब बनाएंगे बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। डिविडेंड तो माइनस हुआ ही नहीं। और अगर नेट प्रॉफिट सिर्फ आफ्टर इंटरेस्ट है, तो देयर इज नो नीड टू ऐड बैक डिविडेंड एंड टैक्स। आप सिर्फ टैक्स जोड़ेंगे, इंटरेस्ट जोड़ेंगे, यू विल गेट नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर टैक्स एंड बिफोर डिविडेंड। ये बनेगा आपका क्या? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है जी। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, ये रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म डेट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड के बीच में बताता है, और फाइनेंशियल साउंडनेस की बात करता है। ये रेशियो इंडिकेट करता है प्रोपोर्शन ऑफ फंड्स प्रोवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म लेंडर्स टू द कैपिटल एम्प्लॉयड। और आगे, हायर रेशियो शोज रेदर रिस्की फाइनेंशियल पोजीशन, और लोअर रेशियो अच्छी होती है क्योंकि आपकी जो कैपिटल एम्प्लॉयड में उसमें आउटसाइडर का कंट्रीब्यूशन कम है, शेयर होल्डर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, ऐसा करके। ठीक, रेशियो की थ्योरी हमने पढ़ ली सारी की सारी। लेट अस स्टार्ट एंड लेट अस डू प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। चलिए अपनी बुक्स खोलिए फटाफट से आप। अब बुक्स खोलिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 26 में नोन से अननोन की तरफ चलना है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि आपको निकालनी है लिक्विड रेशो। क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 26 है, इट सेज कि लिक्विड रेशो निकालनी है। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? लिक्विड रेशो का फॉर्मूला लिखेंगे, लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। ये तो लिखना ही लिखना है, करंट लायबिलिटीज, ऐसे करके लिखना है सबसे पहले। अच्छा जी, ये कहते हैं कि वर्किंग कैपिटल 180 है, टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज 390 है, लॉन्ग टर्म डेट कितने के? 3 लाख। अब जरा देखो, मैं अगर आइटम एनालाइज करूं, तो मुझे दिख रहा है लॉन्ग टर्म डेट और मुझे दिख रहा है टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज। तो मैं बोलता हूं कि टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज इज इक्वल टू क्या होता है? नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। होता नहीं होता ये? टोटल लायबिलिटीज अकाउंटिंग क्वेश्चन पिछली क्लास देखी थी, नहीं देखी थी? नहीं देखी, इसलिए कूड़ा हो रहा है सब कुछ। जब तक आपको करंट रेशो, करंट क्विक रेशो नहीं आएंगे तो ये नहीं होगा। तो टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज जो होती हैं, ये देखिए यहाँ पर, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एसेट्स दो तरह की, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। लायबिलिटी दो तरह की, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। जब मैं बोलूंगा टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल, तो ये होती है वो, ये गिवन है। तो अगर ये गिवन है और लॉन्ग टर्म गिवन है, तो करंट निकल आएगी। अब बताइए मुझे क्वेश्चन में टोटल आउटसाइड लायबिलिटी कितने की दे रखी है? 3,90,000 की। नॉन करंट लायबिलिटी कितने की दे रखी है? लॉन्ग टर्म डेट 3 लाख रुपए के, प्लस क्या कर दिया? करंट लायबिलिटीज। सो व्हाट इज माय करंट लायबिलिटीज? सी हियर क्वेश्चन, करंट लायबिलिटी कितने की है बताइए? 390 माइनस 3 लाख, क्या निकल आया आंसर? 90,000। मेरा एक कंपोनेंट निकल आया। अब मुझे चाहिए लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स के लिए मुझे चाहिए क्या? टोटल एसेट्स गिवन है कहीं पर? नहीं पता मेरे पास, टोटल एसेट्स नहीं है मेरे पास। मेरे पास वर्किंग कैपिटल गिवन है, मेरे पास वर्किंग कैपिटल गिवन है। वर्किंग कैपिटल को मैं लिखता हूं अगर, तो क्या होता है वर्किंग कैपिटल? वो होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी के बराबर। और वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में कितने की दे रखी है? 180 की दे रखी है। करंट एसेट्स मुझे नहीं मालूम है, और करंट लायबिलिटी मैंने अभी अभी निकाली है कितने की? 90,000 की। देख रहे हैं ना, नॉन से अननोन की तरफ हमने निकाल दिया करंट एसेट्स, जो कि कितना आया? 180 प्लस 90, कितना आ गया बताइए? 2,70,000 का करंट एसेट्स निकल आया। और आप जानते हैं कि लिक्विड एसेट्स किसके बराबर होती है?
वो होती है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस है नहीं हमारे पास, करंट एसेट्स 270 की हमारे पास है। इन्वेंट्री हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कितने की, 90,000 की गिवन है। ये जीरो है, तो कितना आ गया, 1,80,000 निकल कर आ गया। तो अब मैं लिख सकता हूं अपनी क्या, लिक्विड रेशो, जो कि किसके बराबर हो गई, लिक्विड एसेट्स 180 और ये कितनी है हमारे पास, ये 90,000। सो व्हाट इज माय आंसर, बोलिए कितना आंसर आया, 2/1, यानी कि 2:1 आ गया। ऐसे होता है 26 क्वेश्चन। नोन इंफॉर्मेशन से आपको अननोन इंफॉर्मेशन की तरफ चलना है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर क्या था, इलस्ट्रेशन क्या था, ये 26 था। क्लियर है, 26 पता चला। ये परेशानी पता है किसको आ रही है, जिन्होंने घर जाकर करंट रेशियो के क्वेश्चन बिल्कुल पढ़े नहीं, क्लास बिल्कुल रिवाइज नहीं करी। सुन रहे हो बात को, नहीं करा रिवाइज, तो पीछे वाला साफ होता चला जाए, आगे वाला करना नहीं है। कौन सा क्वेश्चन, अच्छा क्यों होते हैं, नोट्स खोलो एक बार, नोट्स खोलिए जरा। एक बच्चे का क्वेश्चन आया कि लॉन्ग टर्म डेट में प्रोविजन क्यों इंक्लूड हो रहे हैं। तो जरा देखिए, मैंने जब आपको नोट्स पढ़ाया था तो क्या बताया था, पेज नंबर 5 में लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे शेयर होल्डर फंड के ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है। लॉन्ग टर्म डेट में लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी सब इंक्लूड होंगे, इसलिए लिखा है, इसलिए इंक्लूड होना है। क्वेश्चन 26 था कुछ लोगों का, अब क्वेश्चन 28 है किसी बच्चे का डाउट। 28 भी है, 31 भी है, आई टेक एवरीथिंग, डोंट वरी। 28 किसका डाउट था, 28, 28 किसका डाउट था, ठीक है 28 देखिए। तो आज की क्लास होने के बाद इसकी पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग पीछे बैठ के देखिए, तो ये चैप्टर समझ में आएगा, वरना ये खत्म है बिल्कुल। इस चैप्टर का थियोरेटिक, और सुनो, अगर आपको थर्ड बुक का पहला चैप्टर भी नहीं आता तो अब ये चैप्टर बर्बाद है। फर्स्ट चैप्टर, नाइस, बेटा पढ़ ले, काम पे ध्यान दे ले, बहुत बढ़िया, दैट्स रियली नाइस। इलस्ट्रेशन 28 देखिए अब आप, नोन से अननोन की तरफ चलना है। करंट लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी इज 3 लाख, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, जो कि 3/1 है, ऐसा है इसका मतलब। ठीक है, अब हम मानते हैं यहाँ पर, इसको रखूं अगर मैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा देखिए। हमने मान लिया, अच्छा हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें हमें बोला करंट एसेट्स निकालनी है, हमें बोला क्विक एसेट्स निकालनी है। ठीक है जी, मैं मान लूं कि लेट करंट लायबिलिटी बराबर है एक्स, तो क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स किसके बराबर हो जाएगा देखिए, वो हो जाएगा 3x के बराबर। बोली होगा नहीं होगा, तो ऐसे हो जाएगा ना, करंट एसेट्स अपॉन में x इज इक्वल टू कितना, 3/1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स बराबर किसके है, 3x के बराबर है। यही तो ठीक है, 3x के बराबर है, क्लियर है जी। अच्छा, और आप सब जानते हैं, और आपके पास क्या दे रखा है, नहीं हम कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन 28 बोल रहे हैं ना। ठीक है, दिस इज देयर। और सुनिए जरा, लिक्विड रेशो जो है किसके बराबर है, लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, जो कि बराबर किसके बोली है इसने, 1/1 बोली है। मैं सॉरी, मैं गलत क्वेश्चन मिला गया यहाँ पर, मैंने ना 29 की फिगर ले ली, मैंने गलत कर दिया, रुक जाइए, रुक जाइए, मैंने गलत कर दिया। करंट लायबिलिटी कितने की थी, 3 लाख की थी, ऐसे था क्वेश्चन। करंट रेशो किसके बराबर बोल रहा है यहाँ पर, ये 3 है, करंट लायबिलिटी 3 है। तो देखिए, अब मुझे बताइए करंट एसेट्स किसके बराबर होगा यहाँ पर, 3 लाख इंटू 3, 9 लाख के बराबर हो गया, करंट एसेट्स आ गया। ठीक है, और आप जानते हैं क्या, कि लिक्विड रेशो जो किसके बराबर है, लिक्विड एसेट्स
अपॉन में करंट लायबिलिटीज बराबर 1/1 है, और आप जानते हैं कि लिक्विड एसेट्स अपॉन में 3 लाख इज इक्वल टू कितना, 1/1, यानी कि लिक्विड एसेट्स किसके बराबर हो गया, 3 लाख के बराबर हो गया। और आप सब जानते हैं ढंग से कि लिक्विड एसेट जो होता है वो किसके बराबर होता है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस क्वेश्चन में दे नहीं रखा, लेकिन क्वेश्चन में, अब इसमें क्वेश्चन बोला इन्वेंट्री कितने की है, प्रीपेड मान लिया 0 है, तो प्रीपेड को मैं हटा देता हूं यहां से। अब मुझे बताइए करंट एसेट्स क्वेश्चन में कितने का है, 9 लाख का। लिक्विड एसेट्स कितने की है आपके क्वेश्चन में, 3 लाख की। तो क्या इन्वेंट्री की वैल्यू नहीं निकल पाएगी? व्हाट इज इन्वेंट्रीज नाउ, 9 लाख माइनस 3 लाख बराबर कितने की है, 6 लाख। हो गया क्वेश्चन। नोन से अननोन की तरफ चल रहे थे। इलस्ट्रेशन नंबर क्या है आपका, ये 28 है। फिर किसी बच्चे ने पूछा इलस्ट्रेशन नंबर 31, बोला किसी ने, किसका था 31? एक और किसी ने पूछा 31, तुमने भी पूछा था 31। देखिए अब आप, समझ में आ रहा है, नोन से अननोन की तरफ करना है, फॉर्मूले याद रखना कोई बड़ी टास्क नहीं है, उसे अप्लाई करना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है। 31 देखिए बात, जितना करेंगे उतना आएगा। देखिए मैं तो पिछले 22 साल से कर रहा हूं इनको, मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर फिर भी अटक जाते हैं कभी कभी। आप तो पहली बार कर रहे हैं, तो इसीलिए करते चलिए। और सुनो, जैसे आपको इलस्ट्रेशन 26, इलस्ट्रेशन 21, 31 में डाउट लगा ना, उस पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। जब कभी आप रिवीजन करेंगे ना, सिर्फ उन्हीं इलस्ट्रेशन को रिवाइज करना जिनको करते समय आपको परेशान, बाकी सब कुछ भी रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। बाकी सिर्फ पढ़ लोगे काम चल जाएगा, इनको सॉल्व करना दोबारा से। यही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। नंबर नेक्स्ट देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर क्या बोले थे ये, 31। क्या लिखा है जरा देखिए, इलस्ट्रेशन 31, वर्किंग कैपिटल। आपके इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, करंट रेशो इज 2:1। जो गिवन है पहले वो ले लो। करंट रेशो इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू कितना बोले हम लोग, 2.5 अपॉन में 1 बोले। मेरे पास सिर्फ वर्किंग कैपिटल है, और मेरे पास क्या है, इन्वेंट्रीज है बस, और मेरे पास कुछ नहीं है, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो मैं दो वेरिएबल मुझे ढूंढने हैं यहाँ पर, एक वेरिएबल नहीं, दो वेरिएबल ढूंढने हैं। करंट लायबिलिटी मिल जाएगा तो बाकी भी हमारा काम हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अब लेट करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज, हमारे पास वर्किंग कैपिटल है, तो हम ऐसा करते हैं, क्योंकि करंट लायबिलिटी, मेरा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, करंट असेट्स ढूंढना शुरू करते हैं। अब आप एक चीज देखिए, कौन सा ऐसा आइटम है जो दोनों जगह यूज हो रहा है, करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी को एक्स मान के चलिए, वो निकल आएगा तो हमारा बहुत काम आसान हो जाएगा। लेट करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स है, इस फॉर्मूले से। तो करंट असेट्स क्या हो जाएगी बताइए, करंट असेट्स, तो अगर ये एक्स है तो मेरी करंट रेशो कितनी हो गई बताइए अब, करंट असेट्स अपॉन में एक्स इज इक्वल टू 2.5/1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मारिए तो क्या आ जाएगा, करंट असेट्स इज इक्वल टू 2.5x आ जाएगा, ठीक है। अब करंट असेट्स मालूम है मुझे, और करंट लायबिलिटी मेरे पास ये है, क्लियर है। अब हम जानते हैं बहुत आराम से इस चीज को। देखो मेरे पास क्या है, करंट असेट्स 2.5x है, करंट लायबिलिटी मेरे पास x है। हमारे पास एक इंफॉर्मेशन और है कि वर्किंग कैपिटल जो होती है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू कितना है, क्वेश्चन में 6 लाख गिवन है। बताइए करंट असेट्स कितना है, 2.5x, करंट लायबिलिटी कितना है, x इज इक्वल टू 6 लाख। 1.5x इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 लाख। x इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 लाख इंटू 1.5, ये हो गया। एक जीरो हटा के, ये पॉइंट हटा दूंगा मैं यहाँ से अगर, तो नीचे 10 आ जाएगा, जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 30। क्या निकला है, एक्स निकला है आपको 3 लाख, एक्स निकला 3 लाख, इज इट ओके? तो अगर एक्स 3 लाख है तो एक्स किसके सो बराबर है आपने आई हमारा, थिंक गलत किया है। सो वो 6 लाख डिवाइडेड बाय 1.5 है, मल्टीप्लाइड बाय न्यू। सॉरी, ठीक बोल रहा है। मैंने बोला था ना, इतने सालों के बाद भी गड़बड़ हो जाती है। देखिए एक्स इज इक्वल टू कितना था, 6 लाख, थैंक्स फॉर करेक्शन।
1.5 करना था, तो ये जोड़ के कितना आ जाएगा, 4 लाख आ जाएगा। यस। थैंक यू, 4 लाख आ गया, एक्स निकल आया 4 लाख। एक्स क्या हमारे लिए है, करंट लायबिलिटी। अब इसी से मैं निकाल सकता हूँ क्या, करंट असेट्स क्या हो जाएगा हमारा फिर, 4 लाख इंटू 2.5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। करंट असेट्स भी मेरे पास है, ठीक है, करंट असेट्स भी मेरे पास है, और मेरे पास फॉर्मूला भी है। अब मुझे देखिए जरा, लिक्विड रेशो, नहीं लिक्विड रेशो है हमारे पास नहीं है, और इन्वेंट्री हमारे पास 4 लाख है, तो मुझे बताइए लिक्विड एसेट्स किसके बराबर है, 6 लाख। करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज, ठीक है जी। व्हाट इज करंट एसेट्स, 10 लाख। व्हाट इज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी बोली, 4 लाख। तो मेरे पास कितना आ गया, 6 लाख आ गया, क्या 6 लाख इज व्हाट, 6 लाख। अब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर क्या, अब हमें निकालने के लिए क्या बोला इसने, करंट लायबिलिटी निकालने के लिए बोला था, ये हमारे निकल गई। दूसरा हमें करंट एसेट्स निकालने के लिए बोला था, ये 2 निकल गया। तीसरा हमें क्या बोला निकालने के लिए, लिक्विड रेशो, क्योंकि किसके बराबर होगा, लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स की वैल्यू कितनी है, 6 लाख, करंट लायबिलिटी की वैल्यू कितनी आई थी, 4 लाख। आंसर 1.5 अपॉन में 1, 1.5 अपॉन 1 ही तो है, हो गया, दैट्स योर आंसर। नोन से अननोन की तरफ चलना था, 31 था ये। चलिए आगे बढ़ते चलिए क्वेश्चन में। 34 भी, 31 हुआ, ऑनलाइन में समझ में आया आन्या को, रोहन तो कर ही रहा है। यस सर। 34 करते हैं, चलिए। समझ पा रही है विधि, इनको नोट करिए, पहली क्लास देखिए, उसके बाद आपको ये सब समझ में आएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 34 बोल रहे हैं आप। आपको बोला गया कि आपको क्विक रेशो निकालना है, जो कि लिख दीजिए फॉर्मूला, एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। और करंट रेशो भी निकालने के लिए बोला आपसे, फॉर्मूला लिख लीजिए, उसके भी नंबर होते हैं, करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज, ऐसे बोल के लिख लीजिए। चलो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जरा देखते हैं, हम क्या क्या। देखिए, मेरा सबसे बड़ा टारगेट रहेगा कि करंट लायबिलिटी निकाल दूं, जो मेरी 2 रेशो में काम आएगा। उसके लिए मुझे क्या क्या दिख सकता है, देखिए, टोटल आउटसाइड डेट दे रखे हैं, और कहीं लॉन्ग टर्म अगर दे रखा हो हमें, तो करंट लायबिलिटी निकल आएगी। भाई देखो जरा, टोटल आउटसाइड डेट किसके बराबर होते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटी के बराबर होते हैं। तो मुझे बताइए, नॉन करंट लायबिलिटी में क्या क्या जुड़ रहा है यहाँ पर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जुड़ रहा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जुड़ रहा है, प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस जुड़ रहे हैं। और कोई इंफॉर्मेशन है जो लॉन्ग टर्म, ये जो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस होते हैं ना, एसेट्स होती है हमारी, ये जोड़ दिया तो क्या निकल आया मेरे पास। और प्लस करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है, नहीं गिवन है। ये बराबर किसके है, ये बराबर है 14,40,000 के। क्या इक्वेशन समझ में आ रही है ये बात, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी जो है किसके बराबर है, 1440 के बराबर है। करंट लायबिलिटी मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ये कंपोनेंट पता है, व्हाट इज लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, 480 सर, प्लस, हाँ जी बेटा बोलिए। आप सीधा टोटल एसेट्स में से टोटल डेट क्यों नहीं माइनस कर रहे हो? मैं उस पे भी आऊंगा, मैं उस पे भी आऊंगा, दूसरे तरह से भी करके दिखाऊंगा, उस पे भी आऊंगा मैं। ठीक है सर। वेलकम टू दैट ऑल्सो। 480 कर दिया ये, और प्लस करंट लायबिलिटी छोड़ दिया, इज इक्वल टू 14,40,000 आ गया। तो करंट लायबिलिटी किसके बराबर हो गया, 1440 माइनस इसका टोटल करो तो कितना, 4 4 8, 960। व्हाट इज माई आंसर, बताइए जरा कितना आया, 5 4,80,000 आएगा शायद, कितना आ रहा है देखिए, व्हाट इज आंसर, 4 480। क्या बोल रहे हो, ये कहाँ से आई ये,
क्वेश्चन पढ़ जरा क्या लिखा हुआ है, कौन सा है 4 लाख? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कहाँ 4 लाख है? मेरे पास तो बुक में तो 480 दे रखा है। तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो भाई? 33 कर रहे हैं, 34 कर रहे हैं? ओ आई एम सॉरी, आई एम डूइंग 36। शिट, सॉरी। 4 लाख 4 लाख करिए। मैं 34 3 की फिगर पड़ गया। तो टोटल कितना हो जाएगा? 4 4 8। 8 लाख माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? कितना बचेगा 8 लाख माइनस करूंगा तो? व्हाट वैल्यू आई गेट? मैंने गलत कर दिया। मैंने दूसरा क्वेश्चन उठा लिया। सही करे, सॉरी। रुक जाओ, पहले मैं 33 कर लेता हूँ, छोड़ो। 33 कर ले, ये मैंने गलती से 34 उठा लेता, 33 कर लेते हैं। 480 ये भी उतना ही है जितना, कितना हो गया? 960। मैंने गलती से 33 करना शुरू कर दिया, 33 को पूरा कर दो फिर 34 पे आ जाऊंगा। तो 1450 से 960 चला गया तो क्या वैल्यू आ जाती है? 480 आ जाती है। करंट लायबिलिटी मेरे सामने निकल आई, निकल आई ना? अब मुझे करंट एसेट्स के लिए क्या क्या चाहिए? टोटल एसेट्स में से अगर मैं टोटल एसेट्स में से अगर मैं नॉन करंट एसेट्स माइनस कर दूंगा तो भी मेरा काम चल जाएगा। तो आइए देखते हैं जरा। टोटल एसेट्स बराबर किसके होती है? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स की होती है। नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या जुड़ रहा है? फिक्स एसेट जुड़ रहा है, प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स जुड़ रहे हैं, प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जुड़ रहे हैं। बस इतना ही जुड़ रहा है, और प्लस करंट एसेट्स। ठीक है जी। और ये किसके बराबर है? ये टोटल किसके बराबर है, ये वाली वैल्यू? टोटल एसेट्स कितना दे रखी है क्वेश्चन में आपके पास? 19,20,000 के बराबर दे रखी है। चलिए जरा देखिए। 19,20,000 इज इक्वल टू, ये सब जोड़िए, कितना कितना फिक्स एसेट्स कितना बोला क्वेश्चन में? 720। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने के बोले? 120 के। ठीक है, प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस कितना बोला? 120, और प्लस करंट एसेट्स। तो चलिए जरा देखिए, व्हाट इज दिस वैल्यू? 7 8 8 20, 7 8 9 9 40 960, 960 प्लस करंट एसेट्स इज इक्वल टू कितना कर दूं मैं इसको? इज इक्वल टू कर दूं इसको कितना? 19,20,000। तो बताइए करंट एसेट्स कितना आ गया? 1920 माइनस 960। क्या वैल्यू निकल आई बताइए? 1920 में से 960 माइनस कर दूंगा तो कितना आता है? 960 आता है बेटा। अब आप देख रहे हैं आपके पास क्या निकल आया? करंट एसेट्स। नाउ यू हैव करंट एसेट्स कितने की है बताइए? 960 की। यू हैव करंट लायबिलिटी कितने की है बताइए? 480 की, है ना? और मुझे बताइए लिक्विड एसेट्स कैसे निकलेगी? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट एसेट्स कितने का आपके पास है? 960। इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी दे रखी है? 228। और प्रीपेड एक्सपेंस की कितनी दे रखी है? 12,000। नहीं तो कितना आ जाएगा? 720। अब आप निकाल सकते हैं वैल्यूज अपनी। तीनों वैल्यूज आ गई आपके पास करंट रेशो के लिए। मैं अभी तो मेरे से पूछ रहे ना। तीनों आइटम आ गए आपके पास। यू हैव लिक्विड एसेट्स, यू हैव करंट लायबिलिटी, यू हैव। तो देखिए, अब अगर मैं बोलूं करंट एसेट्स, करंट रेशो क्या बनेगी यहाँ पर? अब आपकी क्या बोला निकालने के लिए? क्विक रेशो ही बोला है। अब क्विक रेशो कैसे निकलेगी? क्विक एसेट्स कितनी थी आपके पास? 720 डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी कितने की है? 480। 1 2 3 1 2 3 4, 24 3 72, 24 3 48, 1.5:1। दैट्स योर आंसर। तो
33 हो गया, 34 कर पाएंगे अब क्या? 34 कर लेते हैं, ऐसा कौन सा देर लग रही है, 34 कर लेते हैं। अबे सारे तो मेरे से करवा रहे हो तुम यार, फिर खुद कब कर रहे हो गया? 34 करना है ना, चलिए। इसे नोट कर लीजिए, 33 था। कोई बात। अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे ना, जो मैं बुक से अलग तरीके से करके दिखाऊंगा आपको। 33, 34। अच्छा, जो बाकी क्वेश्चन मार्क करे उन्हें करते चलिए। होना ऐसे ही है सारा कुछ। इलस्ट्रेशन करने हैं, एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। मुंह बंद रखना है, दांत नहीं दिखाने हैं, पढ़ाई करनी है। मेरा एक डायलॉग होता है, आज तुम जिंदगी का मजाक उड़ा रहे हो, जिंदगी कल तुम्हारा मजाक उड़ाएगी। चलो भाई, तूने ओटीटी में देख लिया होगा सर। चलिए देखें जरा, 40, 33, 34। आपको क्विक और करंट रेशो चाहिए। क्या चाहिए? करंट रेशो चाहिए। करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज होती है। क्विक रेशो चाहिए। क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज होती है। आप देख रहे हैं, तीन कंपोनेंट मुझे मिल जाएं, करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स, तो मेरा काम बन जाएगा। आओ देखें जरा। इस 34 में जो तुम बोले थे ना रोहन, कि टोटल एसेट्स में से टोटल डेट माइनस कर दूं। रोहन, आइए देखें, टोटल डेट हमारे पास कितने का है? टोटल डेट हमारे पास है कितने का? 12 लाख का। और टोटल डेट किसके बराबर होता है? टोटल डेट होता है किसके बराबर? नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, इसके बराबर होता है। नॉन करंट लायबिलिटी में क्या क्या जुड़ रहा है आपका? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस प्लस करंट लायबिलिटी दे रखी है क्वेश्चन में? नहीं दे रखी। इज इक्वल टू किसके बराबर है? ये टोटल डेट 12 लाख के बराबर है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितने का? 4 लाख का। लॉन्ग टर्म कितने का? 4 लाख का। प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 12 लाख। करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 लाख माइनस 8 लाख। दिख रहा है आपको? पता चल रहा है किसी को कुछ? 4 लाख। पहला कंपोनेंट निकला है करंट लायबिलिटीज का। ठीक है जी। अब आप जरा देखिए, अगर टोटल एसेट्स में से मैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म एडवांस, ये माइनस कर दूंगा तो क्या निकल आएगा? टोटल एसेट्स में से अगर मैं नॉन करंट एसेट्स माइनस कर दूं तो करंट एसेट्स निकल आएगा। तो चलिए देखिए जरा, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। कर लिया। व्हाट इज टोटल एसेट्स इन द क्वेश्चन? 16 लाख। नॉन करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या जुड़ रहा है? फिक्स एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और प्लस करंट एसेट्स। ऐसा कर दिया। 16 लाख इज इक्वल टू किसके बराबर है? व्हाट इज फिक्स एसेट्स? 6 लाख। व्हाट इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स? 1 लाख। व्हाट इज लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस? 1 लाख। और प्लस करंट एसेट्स कर दिया। ठीक है। चलिए, 16 में से 6, 7 और एक 8 लाख माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? करंट एसेट्स इज इक्वल टू व्हाट? 16 लाख माइनस 8 लाख। कितना आ गया? 8 लाख आंसर आ गया। मेरा दूसरा आइटम भी आ गया। ठीक है। और आपको चाहिए क्विक रेशियो के लिए क्या चाहिए? लिक्विड एसेट्स। वो कैसे निकलेगी? करंट एसेट्स माइनस दो आइटम दे रखे हैं, इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। चलो जरा देखें। व्हाट इज करंट एसेट्स? 8 लाख। इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 190। प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने के दे रखे हैं? 10,000 के। तो कितना हो गया?
2 लाख माइनस कर दिया, कितने आ गए? 6 लाख। 3 आइटम चाहिए थे मुझे, तीसरा आइटम भी आ गया। तो क्या आप रेशियो निकाल पाएंगे अब? इसमें ये तो वैसे ही क्वेश्चन तो था ये। यानी कि तुमने पिछली क्लास नहीं देखी है। सो नाइस ऑफ यू। पीछे बैठ के करो, घर नहीं जाओ फिर। गॉट इट? क्या था इलस्ट्रेशन नंबर 34? थोड़ा आगे चलें अब। 35 करिए अपने आप। किया किसी ने? सारे खत्म कर लिए? कर लिए? सोल्यूशन में देख के कितना अच्छा लगता है ना। क्या कह रहे हैं? 43 नहीं हुआ? नहीं हुआ? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है भाई, वो एसेट में से माइनस करते हैं उसको, तब तो नेट एसेट्स निकलती है भाई। फिक्स एसेट्स, अच्छा सुनो, फिक्स एसेट्स ग्रॉस भी तो लिखा है यार। और हमने क्या बोला था? जब फिक्स एसेट्स की कैलकुलेशन करें, डेप्रिसिएशन माइनस करके चलेंगे। नेट होता तो नेट फिक्स एसेट्स का मतलब क्या है? इट इज आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो जब भी हम टोटल एसेट्स की कैलकुलेशन करें ना, डेप्रिसिएशन हमारे लिए तो क्या है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स है ना। तो 43 क्वेश्चन में फिक्स एसेट्स में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो माइनस करेंगे, तब आके हमारी एक्चुअल वैल्यू आएगी। और सुनो भाई, हम तो सॉल्वेंसी रेशो पढ़ रहे हैं ना। तो सॉल्वेंसी का मतलब एसेट्स कितने में बिकेगी। एसेट्स जब बिकते हैं तो क्या निकालते हैं? बुक वैल्यू कैसे निकलती है? एसेट्स की वैल्यू माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तब तो निकलता है फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स, नेट फिक्स एसेट्स लेके चलना है, हमेशा ध्यान रखना। अब हो जाएगा 43। आगे बढ़िए फटाफट से। तो आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। अपनी इलस्ट्रेशंस देखिए, अगर आपने डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड तक के सारे इलस्ट्रेशन कर दिए, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे फिर स्कैनर के।